गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी आसान आर्टिकल भी है और काफ़ी मुश्किल आर्टिकल भी है। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। आसान उनके लिए है जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले आर्टिकल पढ़े हैं, उनके लिए आसान है। और वो नहीं पढ़े हैं और सीधा इसको पढ़ते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल है। इसलिए पहले वो दोनों आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ये आसान हो जाएगा। दूसरा, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेता हूँ। लेट ये ए बी जो है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और जिसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन है। कोई पॉइंट है K और ये जो K पॉइंट है यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो K पॉइंट है ना तो इसकी एक्सियल लाइन पे है ना इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। ये कहाँ पे है? ये इससे है तो r डिस्टेंस पे ही। कितनी दूरी पे है? r डिस्टेंस पे ही। लेकिन ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब आप समझे ना तो ये एक्सियल लाइन पे है ना ये इक्वेटोरियल लाइन पे है r डिस्टेंस पे ही। वो सेम है, उनमें भी r पे ही था, इसमें भी r पे ही है, लेकिन एंगल थीटा बन रहा है। तो अब इसको हल कैसे करें? इसके हल करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है जरा ध्यान दीजिए, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूं यही समस्या है बच्चों की, वो समझ नहीं पाते हैं। देखिए, ए बी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर दो और उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये, और इसको आप नाम दे दीजिए A1 B1, और दूसरा आएगा इसके परपेंडिकुलर, ये, और उसका नाम दे दीजिए A2 B2। चूंकि ये A1 B1 थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ और इसका डाइपोल मोमेंट P था, तो फिर इसका कितना हो जाएगा? P कोस थीटा। कितना हो जाएगा? P कोस थीटा। आप जानते हैं थीटा एंगल बन रहा होगा तो कितना बनेगा? P कोस थीटा। और दूसरा कितना हो जाएगा फिर? P साइन थीटा। अब ये K पॉइंट जो है ये A1 B1 के तो एक्सियल लाइन पे है। देखो, इस कंपोनेंट के A1 B1 जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके तो किस पे है? ये एक्सियल लाइन पे, r डिस्टेंस पे। और A2 B2 जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके क्या है? ये r डिस्टेंस पे ही है, लेकिन किस पे है? ये इक्वेटोरियल लाइन पे। और ये दोनों केस हम पढ़ चुके, एक्सियल लाइन का भी और इक्वेटोरियल लाइन के भी। तो हम सीधा रिजल्ट लिख देंगे। अब इसको तो हम भूल जाएंगे, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल को भूल जाओ, उसके कंपोनेंट आ गए हैं, कंपोनेंट के अनुसार हल करो। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं मैं निकालता हूं फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, फील्ड इंटेंसिटी एट के ऑन एक्सियल लाइन ऑफ किसके? A1 B1। क्योंकि देखो A1 B1 के एक्सियल लाइन पे है ये K पॉइंट r डिस्टेंस पे, तो मैं फील्ड इंटेंसिटी ही निकालूंगा। अब K पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी ही निकालूंगा किसके? A1 B1 की एक्सियल लाइन के ऊपर।
कितनी होगी, सीधा रिजल्ट निकालो, क्योंकि एक्शियल लाइन वाला केस आप पढ़ चुके हैं, और वहां जो शॉर्ट डाइपोल का जो रिजल्ट आया था वो सीधा लिखो, क्योंकि यहां क्या है, ए बी क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो शॉर्ट डाइपोल का सीधा रिजल्ट लिखो। चलिए मान लेते हैं ये E1 आता है, तो वहां कितना रिजल्ट आया था पीछे वाले आर्टिकल में, वो था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्क क्या है, वहां पे इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p था, इसलिए ये रिजल्ट था, और यहां पर A1 B1 डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p cos थीटा है, यानी p की जगह क्या है अब, p cos थीटा, तो ये आएगा 2p cos थीटा। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या थी, वहां पे मैंने डायरेक्शन भी बताई थी, तो डायरेक्शन क्या थी, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में गई, ये है, फिर तो ये हुआ आपका E1। दूसरा इसकी वजह से देखते, देखो फील्ड इंटेंसिटी at K on equatorial line of A2 B2, यानी यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालूंगा, लेकिन A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ही के पॉइंट है R डिस्टेंस पे, तो कितनी बनेगी, देखो पीछे वाले आर्टिकल में बनी थी E2, कितनी बनी थी, वो बनी थी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के लिए इतनी बनी थी। अब यहाँ अंतर क्या है, यहाँ अंतर है, देखो उसमें डाइपोल मोमेंट P था, लेकिन यहाँ पर अगर आप A2 B2 का डाइपोल मोमेंट देखोगे तो कितना है, P साइन थीटा, तो P की जगह क्या आ गया, P साइन थीटा। और डायरेक्शन की बात करें तो वहां क्या था, जो डाइपोल मोमेंट था उसके पैरेलल ही थी बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो डाइपोल मोमेंट की तो ये डायरेक्शन है, इसी के पैरेलल रहेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब ये आएगा, ये हो गई आपकी E2। अब एक ही पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, जरा ध्यान से देखो यहां पे, तो फिर क्या करेंगे, यहां हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहां पैरेललोग्राम कंसीडर कर ले इस तरीके से, और इसका ये जो डायगोनल है जो पॉइंट ऑफ एक्शन से जा रहा है, ये रिजल्टेंट बनेगा, यानी ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये एंगल कितना है, अल्फा मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा E, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है E, वो कितना होगा, वो फार्मूला था ना वहाँ पे, R किसके बराबर था, A² + B² + 2AB cos थीटा और सारे का अंडर रूट, वही फार्मूला लगाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, और सारे का अंडर रूट। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर,
क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा वो भी देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट, अब ये वैल्यू रखिए, देखिए E1 की वैल्यू कितनी है, 2p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। देखिए जब इसको आप हल करेंगे ना तो कितनी वैल्यू आएगी। अब आप इस चीज़ को समझे कि ये वैल्यू कितनी आएगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात है। ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू आएगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब 4 कोस स्क्वायर थीटा था, इसको तोड़ दिया, 3 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी इस हिस्से की, 1। तो कितना हो जाएगा, तो फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी बनेगी, वो होगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब डायरेक्शन देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कितनी बना रही है, अल्फा एंगल, तो उसके लिए निकालेंगे tan अल्फा, यानी इस ट्रायंगल के अंदर tan अल्फा की वैल्यू निकाल दे, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो क्या होगा, ये बेस होगा ये, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, E2 के बराबर। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका E2 अपॉन E1। वैल्यू रखिए E2 E1 की, ये रही वैल्यू, देखो ये थी E2 की, ये रही E1 की, ये रही। जब ये वैल्यू रखोगे और हल करोगे, कर लेना हल, मैं सीधा लिख रहा हूँ, कितना आएगा 1/2 tan थीटा, यानी कुल मिला के जो आया हमारे पास वो आया tan अल्फा 1/2 tan थीटा। और ये अगर आपको पता लग गया तो अब आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, मैग्नीट्यूड देखना हो तो ये फॉर्मूला, तो जहाँ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो ए बी जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल था उसकी वजह से के पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आती है और इस डायरेक्शन में आती है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या बनेंगे, पहला ये है कि भाई देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी शॉर्ट, ये ऐसे होगा सीधा, ऐसे है, तो ए बी जो है उसकी एक्सियल लाइन बनेगी ये, और ये अगर आपका ये के पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पे होता, मतलब ये के पॉइंट यहाँ होने की बजाय यहाँ होता तो क्या होता, सुनिए। तो पहला केस आपका यही है, ठीक है, व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन, when point K lies on axial line of dipole, कि वो डायपोल की अगर एक्सियल लाइन पे होता तो क्या होगा, ये है केस।
अब सब समझे ना, देखो ए बी की एक्सियल लाइन क्या बनेगी, ये, और इसके ऊपर अगर के पॉइंट हो तो आप खुद ही समझिए, ये ऐसे ना होके, ये के जो है ये लाइन ऐसे ना होके ऐसे होगी तभी तो होगा। और जब ये के जो है एक्सियल लाइन पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा अपने आप उस केस में, 0 डिग्री। खुद ही सोच के देखिए कि फिलहाल तो के ऐसे है, एक्सियल लाइन पे आएगा तो ये ऐसे ऐसे होगा तो ही तो होगा, फिर थीटा कितना बन गया, 0। तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी वो देखो, तब कितनी बनेगी, तब होगा P/4πε0 r³ √3 cos square 0 +1। ये हो गया P/4πε0 r³। अब यहां देखें कोस थीटा की वैल्यू कितनी बनती है, कोस थीटा सॉरी 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो कितना बचा है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 1, 3 और 1 4, √4 कितना आएगा 2। तो रिजल्ट कितना आएगा 2P/4πε0 r³। अब एंगल और देखते हैं, देखो tan अल्फा 1/2 tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। तो पूरा कितना हो गया 0। तो फिर tan अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई, 0। इसका मतलब अल्फा कितना हुआ, 0। अब आप समझिए, देखो फिलहाल हालात ये हैं, फिलहाल हालात ऐसे है, के पॉइंट ऐसे तो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है। लेकिन अगर के पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो के पॉइंट एक्सियल लाइन पे होगा तो ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन बन, ये देखो ये इधर है थोड़ा सा ऐसे। लेकिन जब ये थीटा 0 होगा ना, उस समय अल्फा भी क्या हो जाएगा, 0। यही तो हो रहा है साहब, देखो थीटा 0 था तो अल्फा भी क्या निकला, 0। तो देखो ये फिलहाल ऐसे है, और जब ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी ऐसे हो गया और वो जो था वो भी ऐसे ही हो गया। यानी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। यानी जो केस हमने पढ़ा था ना एक्सियल लाइन वाला पहले वाले आर्टिकल में, वही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, वही। अब केस दूसरा देखिए, दूसरा केस में क्या है कि अगर ये के पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो, यानी ऐसे लाइन होती और उसके ऊपर ये के पॉइंट होता, तो ये एंगल थीटा कितना बनता है उस समय, 90 डिग्री। व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल line of इलेक्ट्रिक डायपोल। और इस केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें थीटा कितना बन जाना है अब, 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री होगा तो अब देखते क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो थी वो कितनी बन जानी है, वो बन जाएगी अब P/4πε0 r³ √3 कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह अब कितना आएगा, 90 डिग्री +1। और कोस 90 की डिग्री भैया होती है 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू 0, तो फिर ये पूरा फैक्टर 0 बचेगा, सिर्फ √1 और उसकी वैल्यू आती है 1। तो रिजल्ट बनेगा कितना, P/4πε0 r³। यानी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस समय। डायरेक्शन वो भी देखते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, tan अल्फा देखते हैं। देखो tan अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2 tan 90 डिग्री। और आप जानते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसकी इन्फिनिटी 1/2 से गुणा करोगे तो भी क्या रहेगी, वो इन्फिनिटी ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया tan अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, इन्फिनिटी। तो दैट इज कब आती है tan अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी, जब अल्फा कितना हो, 90 डिग्री।
तो भैया जब ये 90 डिग्री होगा ना अल्फा, तो ये न थीटा 90 डिग्री होगा तो अल्फा भी क्या होगा 90 डिग्री। देख लो, थीटा 90 डिग्री तो अल्फा भी 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब ये 90 डिग्री, जब ये ऐसे, यानी के पॉइंट जब इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो फिर उसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फिर इस डायरेक्शन में होगी। जब ये 90 होगा तो फिर ये एंगल भी 90 ही बनेगा। यानी डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट देखो इस डायरेक्शन में है, ए बी का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट किधर आएगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, इसके पैरेलल आएगी इधर। और ये केस हमने किस में पढ़ा था, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ना इलेक्ट्रिक डायपोल के, तब यही आया था। तो ये दोनों केस हमारे पहले आ चुके हैं, क्योंकि जब मैंने इक्वेटोरियल लाइन ली थी तो जीरो ही था, उस वो सीधी ऐसे लाइन बन रही थी, सॉरी एक्सियल लाइन ली तो वो सीधी ऐसी लाइन थी, वो पहले निकाल चुके। इक्वेटोरियल लाइन थी वो ऐसे थी, उस पर सीधा निकाल चुके। स्पेशल केस में देखा तो भी वही रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये आर्टिकल आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मेन बात सिर्फ ये है कि एक तो आपको ए बी का क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने हैं, और फिर के पॉइंट जो है वो एक के एक्सियल लाइन पे है और एक के इक्वेटोरियल लाइन पे। फिर दोनों के अलग अलग जो थे वो रिजल्ट अप्लाई कर दे डायरेक्ट। एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल लें और डायरेक्शन निकाल लें। सिंपल सा आर्टिकल है, आराम से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।